हम आपको बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक लगा हुआ है जिसका नाम ध्रुव स्वामिनी है, उसके विषय में आज कुछ बताना चाहते हैं। बड़ी ही सीधी साधी और सरल शब्दावली में हम ध्रुव स्वामिनी के चरित्र को, उसके विशेषताओं को बताने का प्रयास करेंगे जिससे अधिक बिंदु याद हो सकें। पूर्ण रूप से देखा जाए तो आज का जो महिला सशक्तिकरण है उसके महत्वपूर्ण एक बिंदु के रूप में यहाँ ध्रुव स्वामिनी का चरित्र हम देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है जो बहुत सुंदर नाटक है। संपूर्ण नाटक की कथा ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द घूमती है। वो चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है, लेकिन रामगुप्त शिखर स्वामी के षड्यंत्र से न केवल ध्रुव स्वामिनी से जबरन विवाह कर लेता है बल्कि राज्य भी हड़प लेता है। शकराज नाटक का खलनायक है, वह ध्रुव स्वामिनी पर मुग्ध हो जाता है और संधि प्रस्ताव के रूप में रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है। कायर रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को उसे सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। नाटक के अंत में चंद्रगुप्त न केवल शकराज का वध करके ध्रुव स्वामिनी के सम्मान की रक्षा करता है बल्कि रामगुप्त से उसे मुक्त भी करवाता है। नाटक के अंत में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपने पति के रूप में पाने में सफल हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी ही एक ऐसा पात्र है इस नाटक का जो कि नाटक में शुरू से लेकर अंत तक गतिशील बना रहता है। ध्रुव स्वामिनी का चरित्रण नाटक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में भी हुआ है। ध्रुव स्वामिनी के चारित्रिक विशेषताएं यदि हम जानने की कोशिश करें तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका तो है ही, लेकिन नाटक की संपूर्ण कथा ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द घूम रही है और चंद्रगुप्त से वो प्रेम करती है। वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है। चंद्रगुप्त भी उससे प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त भी उस पर बहुत ज़्यादा मुग्ध है और शिखर स्वामी के षड्यंत्र से उससे जबरन शादी कर लेता है और चंद्रगुप्त के राज्य को भी हड़प लेता है। शकराज भी ध्रुव स्वामिनी के रूप सौंदर्य से आसक्त हो जाता है और वो ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए लालायित रहता है। वो एक संधि प्रस्ताव रामगुप्त के पास भेजता है कि अगर रामगुप्त अपने राज्य तथा राज्यवासियों की रक्षा करना चाहता है तो वो ध्रुव स्वामिनी को उसे सौंप दे। अंत में ध्रुव स्वामिनी के गौरव की रक्षा करने के लिए चंद्रगुप्त अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर अपने बड़े भाई के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है और न केवल शकराज का वध करता है बल्कि उसे रामगुप्त के चंगुल से भी मुक्त करवा देता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नाटक में कथा को गति प्रदान करने में ध्रुव स्वामिनी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। वह नाटक के नायक चंद्रगुप्त को उसकी वीरता, उसके पराक्रम, उसके शौर्य, कर्तव्य की याद भी दिलाती है और दूसरी ओर वो नाटक के खल पात्र रामगुप्त और शकराज के कार्य व्यापारों को निर्देशित करने में भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखती है। एक सच्ची प्रेमिका होने के साथ साथ सदियों से नारी के प्रति हो रहे अत्याचारों का विरोध कर वो नाटक के एक अन्य उद्देश्य नारी स्वतंत्रता व उसके अधिकारों को भी उजागर करती है, यानी आज के एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को। और अगर ध्रुव स्वामिनी की दूसरी विशेषता हम देखें, बहुत जिसको कहिए कि अत्यधिक खूबसूरत सी एक विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है। ध्रुव स्वामिनी अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति है। उसकी सुंदरता के कारण ही चंद्रगुप्त उसे अपना दिल दे बैठता है और उसके रूप सौंदर्य के कारण ही रामगुप्त उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाता है।
शकराज भी उसके सौंदर्य के कारण ही उस पर मुग्ध होता है और रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है। अगर ध्रुव स्वामिनी उसे भेंट में दे दी जाए तो वो युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देगा। एक अद्वितीय सुंदरी ही इतने पुरुषों के हृदय को, धड़कनों को विचलित कर सकती है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी अद्वितीय सुंदरी है। अब आते हैं परंपरागत अबला नारी के रूप में। नाटक के आरंभ में ध्रुव स्वामिनी एक परंपरागत अबला नारी के रूप में दिखाई दे रही है। चंद्रगुप्त से प्रेम करने के बावजूद उसकी शादी जबरन रामगुप्त से कर दी जाती है। बिना कोई विरोध किए वो अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दिल से कभी भी रामगुप्त को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। लेकिन जब शकराज संधि प्रस्ताव के रूप में ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है और कायर रामगुप्त उसे संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो ध्रुव स्वामिनी को वो भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो टूट जाती है और रामगुप्त के सामने बहुत अनुनय विनय करने लगती है। लेकिन जब रामगुप्त उसकी इस प्रार्थना को भी ठुकरा देता है तो वो विरोध पर उतर आती है। लेकिन यहाँ भी उसकी कमजोरी ही प्रकट होती है जब वो स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। यदि व्यवहारिक और बुद्धिमान के रूप में देखें, कहिए कि वो एक बुद्धिमती है, व्यवहारिक ज्ञान भी रखती है, तो ध्रुव स्वामिनी व्यवहारिक एवं बुद्धिमान भी है। रामगुप्त को पति के रूप में स्वीकार करना भी उसकी व्यवहारिकता का ही एक बहुत बड़ा परिचय है। नाटक के आरंभ में वो खड्गधारिणी स्त्री के समक्ष अपने हृदय की सभी बातों को नहीं बताती। वो अपने हृदय के भावों को किसी ढंग से छुपा कर रखती है। शकराज के शिविर में भी वो बुद्धिमता से ही काम लेती है और शकराज का वध करने में चंद्रगुप्त का साथ भी देती है। सामंत कुमारों तथा प्रजा को अपने पक्ष में करना भी उसकी बुद्धिमत्ता का ही एक बहुत बड़ा परिचय है। धर्मगुरु भी उसके तर्कों को सुनकर उसे रामगुप्त से संबंध विच्छेद करने और चंद्रगुप्त से पुनः विवाह करने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं। अब इससे आगे यदि ध्रुव स्वामिनी की एक और अच्छी सी विशेषता आपको जाननी है तो वो है कि वो एक दुविधाग्रस्त स्त्री थी। मतलब जिसको आज की स्थिति में बोला जाए कि थोड़ा सा अंतर्द्वंद्व जो है वो उसके हृदय में चल रहा था कि संपूर्ण नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र दुविधाग्रस्त नजर तो आता है। वो प्रेम चंद्रगुप्त से करती है, लेकिन उसे शादी रामगुप्त से करनी पड़ रही है। उसका मन विरोध करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाती। वो रामगुप्त की कायरता और उसकी निर्बलता और उसके दूषित मानसिकता का विरोध करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। वो चीख चीख कर चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम को उजागर करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। लेकिन नाटक के अंत में आते आते उसकी ये दुविधा दूर हो जाती है और वो खुलकर रामगुप्त का विरोध करती है और चंद्रगुप्त से अपने प्रेम को स्वीकार भी करती है। नारी सुलभ गुणों से युक्त है ध्रुव स्वामिनी। आगे की विशेषता हमारी ये है कि नारी सुलभ जो गुण होते हैं वो ध्रुव स्वामिनी में हैं। ध्रुव स्वामिनी नारी सुलभ गुणों से भरी हुई है। वो प्रेम से युक्त है, दया से युक्त है, क्षमा से युक्त है और इन सभी की वो साक्षात मूर्ति है। चंद्रगुप्त से प्रेम करना और चाहकर भी उसे भुला ना पाना, जहाँ उसके प्रेम का परिचायक है, वहीं रामगुप्त के साथ जबरन बंधी रहना भी उसके नारी सुलभ मजबूरी को प्रकट करता है। नाटक में कई जगह तो उसका ये प्रेम जाने अनजाने छलक भी जाता है।
जब चंद्रगुप्त उसे बचाने के लिए शक शिविर में जाने की बात करता है तब वो अपने आप को नहीं रोक पाती और सबके सामने उसे आलिंगन कर लेती है और कहती है कि नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। एक नारी होने के नाते ध्रुव स्वामिनी क्षमा और दया को भी बहुत अच्छे से अपने दिल में बसाए हुए है। वो कोमा और मिहिर देव को शकराज का शव ले जाने के लिए आज्ञा दे देती है। अन्याय और अत्याचार का सामना करने वाली भी है ध्रुव स्वामिनी। यद्यपि नाटक में कोई स्थान पर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जैसे ध्रुव स्वामिनी महज एक अबला नारी है जो अपने ऊपर हो रहे हर तरह के अत्याचार को सहन करती जा रही है। तथापि नाटक में ऐसे कई दृश्य आते हैं कि जब वो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हो जाती है तो शकराज का जो संधि प्रस्ताव है, जब वो स्वीकार करने पर रामगुप्त को निर्बल भी कहती है, कायर भी कहती है और उसकी भर्त्सना भी करती है। जब चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है तो वो खुद चंद्रगुप्त से लौह श्रृंखलाओं को तोड़ने का भी आग्रह कर देती है। तो कहिए कि अन्याय और अत्याचार का सामना तो वो करती है। तो नारी की दुर्दशा के लिए वो भारतीय धर्म शास्त्रों को दोषी मानती है और उन्हें नारी की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी भी मानती है। मतलब इतनी वो हिम्मत जुटा पा रही है, इतना साहस जुटा पा रही है कि वो धर्म शास्त्रों को भी गलत बता देती है। तो निष्कर्ष रूप में यदि कहें तो ध्रुव स्वामिनी प्रस्तुत जो नाटक है वो बहुत ही सुंदर नाटक है और उस सुंदर नाटक की महत्वपूर्ण जो केंद्र बिंदु पात्र है वो ध्रुव स्वामिनी है। और ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण न केवल ध्रुव स्वामिनी के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डाल रहा है बल्कि वो चंद्रगुप्त, रामगुप्त आदि अन्य पात्रों के चरित्र नाटक के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालता है। ये था ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण, जिसे सीधे साधे और सरल सी भाषा में बताने का प्रयास किया। आगे भी बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसी तरीके से प्रस्तुत करते रहेंगे।